देखो टॉपिक मैंने चलाया है एआई के ऊपर, ठीक है। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। मैं एक दफ़ा आपको दोबारा से समझा दूँ सभी लोगों को, जो नए स्टूडेंट आए हैं उनको भी मालूम पड़ जाएगा, पुरानों का रिवीजन हो जाएगा। कंप्यूटर की दुनिया के अंदर जो एक नया शब्द आजकल सुनाई दे रहा है वो है एआई। एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, यानी कि एक ऐसा टूल, एक ऐसा रोबोट जिसके जरिए आप और हम जो है बहुत आसानी से अपने कई सारे कामों को अंजाम दे सकते हैं। जिसमें मैंने आपको लास्ट टाइम पे मैंने एक बहुत बड़ी स्पेस दी थी, और इसकी एक स्पेस मेरे इंस्टाग्राम और प्लस यूट्यूब चैनल पर भी पड़ी हुई है कि आखिर एआई टूल के क्या एडवांटेज हैं और क्या डिसएडवांटेज हैं। मैंने लास्ट टाइम पे बताया था कि एआई टूल इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। पॉपुलर इसलिए हो रहा है कि हम जो है ना बहुत आलसी हैं। हमें मेहनत नहीं करनी है, हम चाहते हैं बस फटाफट जो है ना बने बनाए चीज़ें हमें मिल जाए और हम उसका इस्तेमाल कर लें। यही वजह है कि इंडिया के अंदर एआई को सबसे ज़्यादा प्रमोट करा जा रहा है। जबकि अगर हकीकत में देखा जाए तो यूरोपियन कंट्रियां एआई से परहेज करती हैं। वो अगर एआई का इस्तेमाल कर भी रही है ना, तो वो ये वाले एआई का इस्तेमाल नहीं कर रही है कि जैसे मैंने अभी यहाँ पे खोला ऑटो रिमूव खोला और यहाँ पर देखिए बैकग्राउंड रिमूव हो गया ना, ये ओरिजिनल था और ये इसका बैकग्राउंड रिमूव। अब जैसे ही मैं इसको डाउनलोड पीएनजी करूंगा तो ये मेरा डाउनलोड होना भी शुरू हो जाएगा यहाँ पर। ये तो यहाँ पर हमने अपने फोटो के एआई की मदद से ना उसका बैकग्राउंड रिमूव कर दिया। ऐसे बहुत सारे टूल आए हुए हैं जिसके अंदर आप फोटो को कलर चेंज कर सकते हैं, फोटो का साइज रीसाइज कर सकते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो इंडिया के अंदर एआई टूल आज से नहीं है, 10-12 साल पहले से ही है। लेकिन लगभग साल भर से इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट करा गया। जिस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन हमारे लिए इस साल के अंदर बिल्कुल नई चीज़ बनकर आई डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग भी कोई कोर्स नया नहीं है, ये भी एक बहुत पुराना कोर्सेज है जो बहुत टाइम से चल रहा था। लेकिन क्योंकि इसको प्रमोट अब करा जा रहा है, इसलिए आपको और हमें मालूम पड़ रहा है कि कोई नया कोर्स आया मार्केट के अंदर जिसके जरिए हम जो है कुछ नया कर सकते हैं, नया हम सीख सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। बहरहाल एआई जहाँ आपको ना बहुत काम करने के मौके देता है, वहीं आपसे मौके छीन भी लेता है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप एआई टूल ना सीखें, ठीक है। मैं आपसे कह रहा हूँ आप एआई टूल सीखें, लेकिन एआई के चक्कर में जो आपके मेन सॉफ्टवेयर है ना, जैसे वर्ड है, एक्सेल, पावर पॉइंट, कोरल, फोटोशॉप, या ऐसे जितने भी सॉफ्टवेयर है आप इनसे दूरी ना बनाए। अभी जब आप इंस्टाग्राम पे देखेंगे ना, चलिए इंस्टाग्राम पर जब मैं भी हूँ इंस्टाग्राम पे, मेरे जैसे और भी लोग हैं, लेकिन इंस्टाग्राम पर जब मैं यूरोपियन कंट्रियों के लोगों को देखता हूँ ना, मुझे बड़ी हैरानी होती है। मुझे हैरानी ये होती है कि अगर इंस्टाग्राम पर मैं कोरल के अंदर हूँ, फोटोशॉप में हूँ, इलस्ट्रेटर पे हूँ, तो कोरल, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर के अंदर यूरोपियन कंट्री से, इंग्लैंड से भी है, अमेरिका से भी है, जापान से भी लोग आए हुए, चाइना से भी आए हुए हैं। जबकि ये कंट्री जो है ना हमसे, आपको पता है, कई गुना आगे है टेक्नोलॉजी में। तो ये एआई का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं? तो ये हमें एआई का इस्तेमाल करवा के ना हमसे, हमें तो अपाहिज बना रहे हैं और खुद इस फील्ड के अंदर ये छा जाना चाहते हैं। ये भी एक मार्केटिंग है। मार्केटिंग का क्या उसूल होता है कि सामने वाले को इतना गिरा दो कि वो आपके सामने उठ ही नहीं पाए और फिर आप अपना दांव खेलो। तो यहाँ यही हो रहा है इस टाइम पर, एआई टूल आपको ना ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करा रहे हैं जा रहे हैं ताकि आप एआई पे डिपेंड हो जाए। मेरे पास कई लोग ऐसे भी आते हैं, सुनने में भी आता है, लोग कहते हैं यार ग्राफिक डिजाइनिंग क्यों सीख रहे हो, अब तो एआई है ना, एआई जो है सब कुछ कर रहा है। बिल्कुल गलत, एकदम गलत है। अगर एआई आ गया है तो एआई जो ना इंडिविजुअल नहीं चल रहा है, एआई चल रहा है सॉफ्टवेयर के साथ में। जैसे फोटोशॉप है, फोटोशॉप के साथ में एआई मिक्स हो गया है, कोरल के साथ में एआई मिक्स हो गया है, इलस्ट्रेटर के साथ में एआई मिक्स हो गया है। तो हम अगर इस बिना पर, यानी एआई आ चुका है मार्केट की तरफ, हमें ऐसा कुछ भी नहीं सीखना, हमें एक्सेल नहीं सीखना, हमें वर्ड नहीं सीखना, हमें पावर पॉइंट नहीं सीखना, हम सब कुछ एआई से कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, साल भर रुक जाइए, बस साल भर में आप अपने सर की बात भी देख लीजिएगा, ये जितने भी सॉफ्टवेयर हैं आएंगे सब पेड हो जाएंगे। आज तक के सारे पेड हो गए। आपको याद होगा कैनवा, ठीक है, जब ये आया था फ्री था, आपको दबा के फ्री में दिया गया सब। आपने वीडियो भी एडिट करी, आपने प्रेजेंटेशन भी बनाए, आपने फोटो भी एडिट करे, आपने खूब दबा के सही यूज करा। आप इतने आदी हो गए कि अब आपने दूसरे सॉफ्टवेयर को आप चला ही नहीं सकते। फौरन कैनवा प्रो हो गया, यानी कि प्रीपेड, यानी कि और क्या बोलते हैं, पेड हो गया, ठीक है ना। अब आपको जब तक रकम नहीं चुकाएंगे कैनवा आपको काम करने नहीं देगा। यही सारी काम जो ना इन चीजों के अंदर हो रहा है। अभी आपको ना एक खबर और दूं मैं, साल भर से ना हमें कोरल, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर इंटरनेट से फ्री में मिल रहा था। मैंने लास्ट टाइम एक स्पीच भी दी थी कि भाई इस टाइम जो ना सारे सॉफ्टवेयर फ्री में मिल रहे हैं, और बाकी में फ्री में मिल रहे थे। आप इंटरनेट चलाओ, आप कुछ भी करो, पूरा जेन्युइन सॉफ्टवेयर है। जानते हैं कोरल की कीमत 84,000 रुपए है, 84,000। और एडोब के जो है, एडोब इलस्ट्रेटर, एडोब फोटोशॉप, एडोब इंडिजाइन, इसका एक फैमिली पैक आता है जो तकरीबन 2.25 लाख रुपए का है। ये 2.25 लाख रुपए का फैमिली पैक आपको फ्री में मिला हुआ था।
इंटरनेट के साथ कनेक्ट होके आप अपने सारे सॉफ्टवेयर चला रहे हैं। आप क्या समझते हैं ये जो कंपनियां हैं एडोब वाले या कोरल वाले, इनको पता नहीं है कि आप नकली सॉफ्टवेयर चला रहे हैं बिना परमिशन के? हमारे सब पता है इन्हें। इन्होंने 1 साल तक फ्री दिया, वेबसाइट इन्होंने ओपन कर दी कि भाई डाउनलोड करो, यहाँ से हम कुछ नहीं करे आपको। लोगों ने खूब दवा के मजे लिए नकली सॉफ्टवेयर का। नकली क्या मतलब? पायरेसी के, ठीक है ना। बिना खर्च के वो दवा की कोरल चला रहे हैं। अब क्या हुआ? मोनोपोलिसी चेंज, वेबसाइट से सॉफ्टवेयर हटा लिया गया, ठीक है। और जो सॉफ्टवेयर अब तक फ्री चल रहे थे और जैसे वो इंटरनेट से कनेक्ट हुए उनको करप्ट मार देगा। यानी कि एक ना डॉट नेट एक प्रोग्राम होता है इंटरनेट की दुनिया में। डॉट नेट एक प्रोग्राम होता है जो ये ढूंढता है, जैसे मान लीजिए मेरा काम इस माउस का सॉफ्टवेयर बनाने का है, ठीक है। इस माउस का सॉफ्टवेयर जहां से दुनिया में चलेगा तो मैं अपने सर्वर से एक प्रोग्राम बना के छोड़ूंगा डॉट नेट। ये जहां जहां पर भी इंटरनेट कनेक्ट होगा और ये माउस वहां जहां चल रहा होगा प्रोग्रामिंग के तहत, वो मेरा डॉट नेट प्रोग्राम उस प्रोग्राम को जो ना वहां पर करप्ट मार देगा अगर वो लाइसेंस वाला नहीं है। यही हो रहा है अब। ये लोगों का लगातार फोन मेरे पास आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे हैं, सर वो कोरल अभी तक तो चल रहा था साल भर से, अचानक करप्ट हो गया और अब इंटरनेट से चल भी नहीं रहा हमारा वो। तो उसका रीजन यही है कि अब साल भर तक आपको तो लगातार फ्री देकर आदत डाल दी गई और अब अगर आपको चलाना है तो पेड करें। जिन लोगों को उसकी आदत पड़ चुकी है कोरल 21 की, फोटोशॉप 24 की, यानी जो नए सॉफ्टवेयर हैं वो पुराने पे जाना ही नहीं चाहते हैं। नतीजा ये होगा कि वो हार के जो है हर हालत में नया सॉफ्टवेयर परचेज ही करेंगे। तो ये है मोनोपोलिसी, ठीक है। तो एआई जो टूल है ना, ठीक है, आप एआई का इस्तेमाल कीजिए। एआई का इस्तेमाल आपके काम के अंदर ज्यादा इजाफा कर देगा, स्पीड आपकी बढ़ा देगा। जैसे कि मैंने अभी एक एग्जांपल आपको यहाँ पर दिया कि मैंने ऑटो रिमूव प्रोग्राम का यूज किया और प्रोग्राम का यूज करने के बाद मैंने यहाँ से बैकग्राउंड रिमूव कर दिया। अभी मैंने आपको एक चीज और भी बताई कि आप लोग एक्सेल सीख रहे हैं, सीख लिया। अब एक्सेल सीखने के बाद आप मुझसे कहेंगे सर हमें ना घर बैठे बैठे कोई काम दिलवा दीजिए एक्सेल का, तो मैं आपसे कहूँगा नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। रीजन है एआई टूल आ गया ना ये। क्योंकि एक्सेल पे जो काम मिलता था पहले मिलता था पीडीएफ फाइल का, कि पीडीएफ फाइल से आपको एक्सेल या एमएस वर्ड के अंदर टाइपिंग करके उसको सेट करना है। लेकिन जब से एआई टूल आए, इन एआई टूल ने जो है ना पीडीएफ फाइल को सेकंड के अंदर वर्ड में कन्वर्ट कर दिया। इसके लिए करना क्या होता है, जिसमें आपको बता भी देता हूँ, कभी आपके सामने किसी जॉब के अंदर ऐसा मौका है ना, आप घबराइए मत। आपको सीधा PDF 2 जिसमें करना है वर्ड या एक्सेल या अदर में, है ना, वो हमने क्लिक करा, देखिए आ गया पहले ही। मैंने अभी जो बताया ना आप स्केल, वो यही वाली साइड है, आई लव पीडीएफ, पीडीएफ वाली। यहाँ क्लिक करेंगे यहाँ पर, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर MS वर्ड की फाइल आप अपलोड कर देंगे। देखिए सिलेक्ट पीडीएफ। अब सिलेक्ट पीडीएफ को मैं यहाँ से, जहाँ पर मेरे पास कोई पीडीएफ फाइल होगी, है ना, तो हम उस पीडीएफ फाइल को यहाँ पर अपलोड कर देंगे तो वो वर्ड में कन्वर्ट हो जाएगी हमारी। यार एक फाइल है, मैंने इस पर क्लिक करा और ओपन, कन्वर्ट टू वर्ड हो गई। कितनी देर लगी? तो आपकी 50 फाइल जो है ना 15 मिनट के अंदर कन्वर्ट होती है, तो कौन आपसे टाइपिंग करा लेगा भाई? कोई आपसे टाइपिंग नहीं कराएगा। यानी कि PDF to वर्ड वाला काम खत्म हो गया। इसी तरीके से चैट जीपीटी जो आया है, ठीक है ना, उसने भी एक्सेल के बहुत सारे होम बेसिस काम को खत्म कर दिया है। यानी कि अब अगर आपको काम करना है ना तो ऑन द स्पॉट, यानी कि जहां पर ऑफिस है वहीं जाके आपको काम करना पड़ेगा। बहुत कम काम मिलेगा आपको इस बेस पर। अब डाउनलोड पीडीएफ वर्ड करा मैंने, ये सीधी मेरी फाइल यहाँ ओपन हो गई। अब देखिए ये फाइल जो है ना MS वर्ड पर ओपन हो जाएगी। पीडीएफ फाइल खोलने के लिए हमारे कंप्यूटर के अंदर एडोब एक्रोबैट रीडर होना चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया था, मोबाइल फोन के अंदर एडोब एक्रोबैट रीडर ऑलरेडी आता है, लेकिन कंप्यूटर के अंदर डाला जाता है। ये देखिए भाई, ये हमारी पूरी पीडीएफ फाइल जो थी ना वो वर्ड में कन्वर्ट होकर ये आ गई। अब इसमें देखिए यहाँ में जब क्लिक करूंगा ना इस जगह पर, टाइपिंग भी कर लीजिए, एडिटिंग भी कर लीजिए, खत्म काम। यानी कि पीडीएफ की जो ओरिजिनलिटी है ना, रिलेटिव, वो खत्म कर दी गई। पीडीएफ को वर्ड में कन्वर्ट करा, चेंजिंग कर दो, प्रिंट आउट निकाल लो, ये झंझट भी खत्म कि पीडीएफ के अंदर चेंजिंग नहीं होती है, सब चेंजिंग हो जाती है। तो इनका ना आपको सही वक्त पर सही इस्तेमाल करना है वेबसाइट का। एक गाइड आपके पास, सॉरी कोई काम आ गया आपके पास कि भाई इसका जो है ना आपको रीसाइज करना है फोटो को। मान लीजिए आप कोई ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं, या आप ऐसी जगह पर लग गए जहां पर आपको अक्सर फोटो का साइज या डॉक्यूमेंट को रीसाइज करने होते हैं। जैसे फॉर द एग्जांपल ट्रैवल एजेंसी,
ट्रेवल एजेंसी के अंदर पैसा अच्छा मिलता है जॉब का, अराउंड 20 अब तो मिलता ही मिलता है आराम से, 20-22 से देते ही नहीं है, क्योंकि वहाँ काम ज़्यादा होते हैं ना। लेकिन वो चाहते भी फिर ऐसे ही है कि हमारे पास ऐसा ऑपरेटर होना चाहिए जो हर चीज़ के अंदर परफेक्ट हो, ये नहीं कि बैठ के सोच रहा है कि ये काम कैसा होगा, ये काम कैसा होगा। तो वहां पर जब पार्टी जब आती है हमारे पास, तो मैं ट्रैवल एजेंसी के अंदर तो उससे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, कई बार हमें डॉक्यूमेंट्स ना वेबसाइट पर हमें अपलोड करना होते हैं। अब जैसे हमने वेबसाइट पर अपलोड करे तो साइज आउट चले गया, फोटो आउट चले गया, तो आप ऐसी कंडीशन में ये आपकी ही जिम्मेदारी है कि आप फोटो और डॉक्यूमेंट के सारे साइज को रिसाइज करें, और जो फोटो उसने हमें दिया है उस फोटो को हम जेपीजी, पीएनजी या पीडीएफ उनको हम बना सके। ये सारे तरीके यार इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप सही वक्त पे सही टूल का इस्तेमाल करें तो बहुत जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आपकी। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, मैं यहाँ पर गया इस जगह पर, मुझे क्या करना है, मुझे कोई फोटो रिसाइज करना है, पर मुझे साइट के बारे में पता ही नहीं है। चलो यहाँ तो मैं आपको साइट बता रहा हूँ कि भैया 2-3 साइट है, आप उनको खोलिया करें, लेकिन मैं भी पॉसिबल कि आप हो सकता है साइट याद ही ना रख पाए। तो ऐसे कंडीशन में आपने सिर्फ वर्डिंग याद रखनी है। आपने क्या करना है, यहाँ पर जाके रीसाइज फोटो डाल दीजिए, ये अपना आप दे देगा ये ऐसी वेबसाइट्स, ठीक है। ये आ गया इमेज रिसाइजर, ठीक। इमेज रिसाइजर पे आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद सिलेक्ट इमेज में जाना है, और सिलेक्ट इमेज, जो इमेज, इमेज का मतलब ये नहीं है कि फोटो, इमेज का मतलब होता है आपने हो स्कैन करके या फोटो खींच के आप कंप्यूटर में डालते हैं तो कंप्यूटर से इमेज काउंट करता है, ठीक है ना। हमारे हमने लास्ट टाइम हमसे कई बच्चों ने पूछा सर इमेज यानी कि फोटो, मैंने नहीं भाई फोटो वाला नहीं, जो आप अपना तो कुछ भी यहाँ जिस डॉक्यूमेंट का आपको साइज रीसाइज करना है, क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद से ओपन कर आप यह ऑप्शन आ गया है इस जगह पर। इस टाइम इसकी विड्थ ये कह रहा है यहाँ पर पिक्सल के अंदर 2160 और 2160 बाई है। आप पिक्सल में नहीं करना चाहते, आप इंच में करना चाहते हैं, सेंटीमीटर में, वो भी दे रखा है यहाँ पर। ये इस टाइम 7 पॉइंट यानी 7 बाई 7 इंच के अंदर का फोटो है, मुझे बनाना है इसको 1 बाई 1 या 2 बाई 2 का, है ना। तो हम थोड़ा सा नीचे आते हैं यहाँ पर, इस जगह पर पहले है ना डॉक्यूमेंट, पहले साइज को अच्छे से देख लीजिए कि आप क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं। आप यहाँ पर गए और यहाँ जाने के बाद आपने इसको 2 बाई 2 का साइज डाल दिया। डीपीआई भी आप कम कर सकते हैं। डीपीआई क्या होता है, कौन बताएगा मुझे जी। पिक्चर की क्वालिटी, डीपीआई जी है ना, जितना डीपीआई ज्यादा होगा आपकी पिक्चर की क्वालिटी उतनी ही जबरदस्त आने वाली है। अगर आप 1200 डीपीआई रखते हैं, 1200 डीपीआई पे अगर मैंने इतना सा फोटो लिया ना, इस फोटो को जब मैं खींचूंगा मैं तो आराम से बड़ा हो जाएगा। लेकिन जब मैं 200 डीपीआई पे फोटो को कंप्यूटर में डालूंगा, तो इस 200 डीपीआई पे फोटो जब इतना बड़ा है, जब उसको मैं इतना बड़ा करूंगा ना, फौरन इससे पिक्सल फटने लगेंगे, यानी फोटो फट जाएगा। ये भी आपको पता हो जाएगा डीपीआई रेजोल्यूशन क्या होता है। रेजोल्यूशन एंड डीपीआई, आप यहाँ से अगर आपको फोटो का स्पेस कम करना है तो 200 डीपीआई कर दीजिए, 200 और 150 काफी है इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा और नीचे आ जाएंगे आप, नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए केवी डाल दीजिए, यहाँ पर केवी के अंदर चाहिए, और इसके बाद रिसाइज कर देंगे, और ये आपका फोटो रिसाइज हो जाएगा। लीजिए डाउनलोड इमेज कर देते हैं, यहाँ पर डाउनलोड हो गया साइट पे, और यहाँ फोटो को ओपन करा लूंगा मैं, है ना। क्लिक, और क्लिक करने के फोटो पे चेक कर लेते हैं, राइट क्लिक करा फोटो का स्पेस चेक करने के लिए, ठीक है। और मैं चले गया यहाँ से इसके प्रॉपर्टीज में, किसी भी फोटो, किसी भी फाइल, किसी भी फोल्डर, मूवी, सॉन्ग, MP3, MP4 का साइज चेक करने के लिए आप प्रॉपर्टीज में जाते हैं। राइट क्लिक करने के बाद देखिए ये आ गया इसका 35 KB का साइज, बहुत छोटा साइज हो गया है, MB के अंदर साइज था ये, बन गया छोटा सा फोटो। अब आपके सामने ये झंझट खत्म हो गई कि अगर आप कभी ऑनलाइन कोई फॉर्म भर रहे हैं, एडमिशन के फॉर्म भरते हैं हम लोग, कॉलेज का भरते हैं, उसके अंदर भी हमें डॉक्यूमेंट्स हमें लगाने होते हैं। कई बार मेरे पास स्टूडेंट इसी बेस पर आएगा कि सर हमने फॉर्म तो पूरा भर लिया, फोटो और हमसे ना डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हो रहे। एक्चुअल में हो क्यों नहीं रहा, वो पढ़ ही नहीं रहे वो। आपकी वेबसाइट ये कह रही है कि आपका फोटो जो ना इतने साइज से ऊपर नहीं होना चाहिए, और आप धड़ से अपलोड मारे जा रहे हैं। आपका फोटो है 1 MB का, वेबसाइट कह रही है यार 300 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए। KB और MB होता क्या है? MB 1000 से ऊपर और KB 1000 के अंदर, और GB 1 MB की जीबी बनेगी।
देखिए, जैसे आप और हम अपने निजी लाइफ के अंदर ना बहुत सारी चीज़ों की खरीदारी करते हैं। अगर आप मार्केट में कपड़ा लेने जाते हैं तो दुकानदार आपका कपड़ा मीटर में नाप के देता है। मीटर किससे बना है? सेंटीमीटर से, यानी कि 100 सेंटीमीटर 1 मीटर बनता है। सेंटीमीटर किससे बना? मिलीमीटर से। 1000 मिलीमीटर का 1 सेंटीमीटर बनता है। समथिंग कुछ ऐसा स्केल चलता है हमारा, है ना? ऐसे ही कंप्यूटर के अंदर भी ना एक स्केल चलता है, बिट एंड बाइट से शुरू होता है और ये हेक्टाबाइट पे आकर रुक जाता है। ठीक है, इवन दैट कि अगर मैं एक नॉर्मली बताऊं तो 1024 किलो बाइट्स, 1024 किलो बाइट्स मिलकर बनाते हैं 1 मेगाबाइट्स। 1024 मेगाबाइट्स मिलकर बनाते हैं 1 गीगाबाइट्स। 1024 गीगाबाइट मिलकर बनाते हैं 1 टेराबाइट और 1024 टेराबाइट मिलकर बनाते हैं 1 हेक्टाबाइट। ये स्केल है। तो आप हमारी वेबसाइट करिए 1 MB की फाइल, ये मैंने यूं बताया ना। बहुत सारी वेबसाइट पता क्या कहती है? 1024 किलोबाइट से ऊपर नहीं होनी चाहिए, और आपका फोटो 2 MB दिखा रहा है। आपने कहा हमारा फोटो तो 2 MB है, 1024 की बात कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा हो रहा है, मेरा फोटो तो बहुत छोटा है ये। भाई आपका फोटो बहुत बड़ा है, वो 2 MB कह रहा, वहां पर उसने 1 MB ना कह के ना उसने 1024 किलोबाइट कह दिया। अब किलोबाइट और MB के अंदर आप फर्क नहीं समझ पा रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम फंस जाते हैं। इसलिए छोटे ना स्केलिंग हमें पता होनी चाहिए कि स्केलिंग एक्चुअल में होती क्या है, ठीक है ना? तो चलिए, ये हो गया हमारा एक प्रॉब्लम यहाँ पर ये सॉल्व, कि मैंने आपको ये बताया कि PDF फाइल आप कन्वर्ट कर सकते हैं, जेपीजी फाइल को भी आप रिसाइज रिड्यूस कर सकते हैं, और इनके पिक्सल भी आप बढ़ा सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स भी आप कर सकते हैं। तो यह तो हो गई कंटेंट्स पूरी हमारी। चलिए, अब दूसरी चीज आती है हमारे सॉफ्टवेयर के ऊपर, है ना? आप लोग MS ऑफिस सीख रहे हैं। देखो MS ऑफिस है ना, आज के डेट के अंदर अगर मैं रेशो निकालूं तो मेरे ख्याल से दुनिया का हर बंदा सीख ही रहा है किसी ना किसी रूप में, है ना? अगर हमें रेशो निकाले तो 99 लोग इसको सीख रहे हैं। उस 99 लोगों के अंदर जो है 50% ऐसे हैं जो एक्सपर्ट हैं, और बाकी जो 40% वो ऐसे हैं जो मतलब ठीक है सीख ले सोच लो। 50% के अंदर भी कुछ ऐसे हैं जो प्रोफेशनल हैं, यानी कि 30 या 35%। तो आपको ना उन 30 और 35% में शामिल होना है, ये सारी चीजें सीखना है। खाली सॉफ्टवेयर ना सीखें आप, एक्सेल वर्ड या पावर पॉइंट, ये एक शुरुआत है। हालांकि पहले एक्सेल वर्ड पावर पॉइंट का इस्तेमाल जॉब के लिए बहुत होता था, लेकिन आज ना कुछ और चीजें भी आ गई इनकी जगह पर। तो आपको जो है इन MS ऑफिस के साथ साथ में इन चीजों को सीखना भी बहुत जरूरी है। आपको प्रिंट निकालने का तरीका भी आना चाहिए, आपको स्कैनिंग के बारे में पता होना चाहिए। अच्छा, स्कैनर क्या होता है? किसने देखा स्कैनर? जी हाँ, हमारे घर में यही बैठा हुआ है कि स्कैनर वो होता है। स्कैनर वो नहीं होता है, स्कैनर जो ना एक तरीके से एक डिवाइसेस होता है जो किसी भी चीज को स्कैन कर सकता है। जरूरी नहीं कि वो QR कोड हो, बार कोड हो, आप हो ना, वो आपको भी स्कैन कर लेगा। CD स्कैन मशीन है ना, वो भी स्कैनर ही है, वो पूरी बॉडी स्कैन करती है। अल्ट्रासाउंड मशीन जो है वो भी स्कैनर है, वो पेट को स्कैन कर लेती है जहाँ पर वो मशीन घुमाते हैं। आप मॉल के अंदर जाते हैं, वो उसको आता है प्रोडक्ट पर, वो भी स्कैन हो जाता है। आपके फोटो पे स्कैन हो जाते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स पे स्कैन हो जाते हैं। स्कैनर क्या होता है ये देख लीजिए। पहली बात तो ना हम उन चीजों को तभी तो देखेंगे जब हमें किसी ने बताया होगा यार स्कैनर भी कोई चीज होती है। जब आपको कभी ये बताया ही नहीं गया कि कंप्यूटर के अंदर स्कैनर भी कोई चीज है, तो आप उसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन निकालोगे? भाई प्रिंटर तो आपको पता है कि हाँ प्रिंटर एक ऐसी चीज होती है जिसमें हम प्रिंट निकाल लेते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता स्कैनर क्या होता है। तो देखिए मैं ना यहाँ पर आपको एक छोटी सी झलक स्कैनर है क्या। इमेज पे क्लिक कर देंगे, ये होता है स्कैनर। असल में असली स्कैनर तो यही है जिसके ऊपर आप कोई भी फोटो कोई भी डॉक्यूमेंट रख के स्कैन कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर कमाल की चीज बताऊं मैं, जब आप अपने मोबाइल फोन से किसी चीज को स्कैन करते हैं या फोटो खींचते हैं, अब जैसे मान लीजिए मैंने इस माउस का ये फोटो लिया मैंने, नहीं मैं कुछ बताने जा रहा हूँ, ये फोटो लिया ना, इस फोटो के साथ में ये सारा एरिया आ रहा है, ठीक है? अब इस माउस का जो साइज काउंट होगा ना, वो सिर्फ माउस का नहीं होगा, इस पूरे एरिया का साइज काउंट होगा। लेकिन जब हम स्कैनर से यानी स्कैनर पे इस माउस को हम रखेंगे तो ये सिर्फ
और सिर्फ माउस को ही काउंट करेगा, आसपास के एरिया को काउंट नहीं करेगा। ये होता है मोबाइल से फोटो स्कैन करने में और स्कैनर से स्कैन करने में फर्क जो है। अगर आप लोग अपने मोबाइल फोन से फोटो खींच के कंप्यूटर में डालते हैं तो बहुत बड़ा साइज आएगा, उस साइज को आपको रियलिटी नहीं पता होगी इसका असली साइज क्या है। लेकिन जब आप इस स्कैनर से उस फोटो को इसके ऊपर रखोगे, हमारे पास स्कैनर रखा लगा हुआ है, हाँ, तो आधार कार्ड हमने उस पर रखा, फोटो हमने उस पर रखा, तो वो उतना ही साइज स्कैन करेगा जितना उसका जेन्युइन है, असली साइज। तो वहां पर आपको साइज को ना आपको मेंशन या आपको उसको नोट करने की बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो स्कैनर जो है ना प्रोफेशनल लाइन के अंदर बड़ा इस्तेमाल होता है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। हम और ट्रेवल एजेंसी या रेलवे के अंदर एयरलाइंस के अंदर जहाँ पे लोग काम करते हैं वहां तो बिना स्कैनर को काम ही नहीं कर सकते, इतना ज्यादा इसका यूज है इस वाले स्कैनर का। स्कैनर में इसमें एक तो इंडिविजुअल स्कैनर आता है और एक आता है ये वाला स्कैनर, जिसमें प्रिंटर भी है साथ साथ में और स्कैनर भी है, यानी कि 2 in 1 स्कैनर। स्कैन कम प्रिंटर, प्रिंटर कम स्कैनर, दोनों काम करेंगे एक साथ। और इसी में कि मेरे पास ऑफिस में लगा हुआ है स्कैनर जस्ट टू प्रिंटर, है ना। तो आप कभी अगर प्रोफेशनल लाइन के अंदर गए तो आपको जरूर इसका सामना करना पड़ेगा हर हालत में। तो अगली क्लासेज जो ना हमारी नेक्स्ट सैटरडे की जो होगी इंशाल्लाह वो ऐसे पे होगी। मैं प्रिंटर यहाँ लगा दूंगा, आपको प्रिंट आउट निकाल के स्कैनिंग करके सब कुछ आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से प्रिंटिंग होती है। नेक्स्ट में आ जाते हैं इसके अंदर हम। अभी दो तीन चीज क्लियर हो गई आपकी। एक तो ये कि पीडीएफ अगर आपके पास आ जाती है, वर्ड बनाना हो तो पीडीएफ कन्वर्टर खोल लिया। आपको कोई फोटो अगर आपको वेबसाइट के ऊपर अपलोड करना हो तो आपने रेसाइज, आपको वेबसाइट खोलनी है, वहां से आप फोटो को रेसाइज कर लेंगे आप, ठीक है ना। अब देखिए एमएस ऑफिस आपने सीखा, ग्राफिक भी डिजाइनिंग चल रही है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप जो है ना एमएस ऑफिस करने के बाद ग्राफिक डिजाइनिंग सीखिए, बड़े मौके हैं इसके अंदर। भाई मेरी निगाह में जो अब तक का मेरा जो एक्सपीरियंस है 15-20 साल का, वो एक्सपीरियंस यही है कि कंप्यूटर में कोई भी कोर्स कभी भी अपनी अहमियत खोता ही नहीं है, कभी भी अपनी अहमियत खोता ही नहीं है, बशर्ते आप कितने एक्सपर्ट हैं इस लाइन के अंदर। ग्राफिक डिजाइनिंग को तो अब ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है इस साल से। मेरे बच्चे तो ग्राफिक डिजाइनिंग में सालों से छाए हुए, सालों से, क्योंकि हम सीख किस हिसाब से रहे हैं और हमें सिखा कौन रहा है। यहाँ ये दोनों चीजें मायने रखती हैं, सिखाने वाला क्या सिखा रहा है और सीखने वाला कितने लगन से सीख रहा है। तो कंप्यूटर के जो कोर्सेज है ना, अगर आप सिर्फ टाइपिंग भी जानते हैं, खाली ओनली टाइपिंग बस, लेकिन आपकी स्पीड इतनी जबरदस्त होनी चाहिए कि आपकी उंगली नहीं पकड़ में आए जब कीबोर्ड पे चढ़े, तो आपके लिए ना जॉब की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं जॉब के लिए आपके लिए। आप एलडीसी में जाइए, दुनिया भर की टाइपिंग की जॉब पड़ी हुई है, पर क्या कहते हैं भाई 40 से 45 की स्पीड चाहिए हमें, जो कि जहां तक का मेरा ख्याल है नथिंग 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 पॉसिबल, बहुत कम है लोगों के इसमें जो 40 से 45 कंप्यूटर के ऊपर बन जाए। टैबलेट और मशीन पर तो बन जाती है, कंप्यूटर में थोड़ा मुश्किल होता है, तो वहाँ ज्यादा से ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी हमें 40 से 45 की स्पीड बढ़ाने के लिए। लेकिन अगर आप एमएस ऑफिस सीख रहे हैं ना, एक्सेल है, वर्ड है, अब मैं यहाँ पर कहूँ एक इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ मैं, 1 साल रुक जाइए बस, सिर्फ 1 साल। 1 साल के अंदर यही जाफराबाद आपको एक्सेल के अंदर दुनिया भर की जॉब देगा, देख लीजिए। पर आप एक्सेल में कितने एक्सपर्ट हैं यहाँ मायने ये रखता है। हमारे यहाँ जितनी भी मार्केट है ना, ये जींस वाली, जैकेट वाली, ठीक है, फिर यहाँ के कपड़े वाली मार्केट बनती जा रही है आस्ते आस्ते जो है। 1 साल के अंदर कानून आने वाला है, कोई भी माल बिना एंट्री के एरिया से बाहर नहीं निकल सकता, पक्के बिल के बिना नहीं निकलेगा। हर दुकानदार को रिकॉर्ड रखना लाजमी कर दिया जाएगा, कभी भी गवर्नमेंट की ओर से आके लोग चेक कर सकते हैं भाई आपके गोदाम में कितना माल पड़ा हुआ है, कितना माल गया, और ये सारे का सारा हिसाब किताब एक्सेल पर। अगर आप एक्सेल पे अगर आप अच्छे से सीख रहे हैं और एक्सेल के हर कमांड पे आपके कमांड है, तो मेरे ख्याल से इंशाल्लाह 1 साल के अंदर आपके लिए जॉब की भरमार लगने वाली है जाफरबाद। ये लोग खुद ही मांगेंगे, और जहां तक मैं भी पॉसिबल शायद सबसे ज्यादा मुझे ही अप्रोच करा जाएगा, सर भेजिए हमारे पास एक्सेल के लिए। तो आप ना अपने सॉफ्टवेयर जिन्होंने कोर्स सीख लिया, वो जो सीख रहे हैं और जिनका एक्सेल पूरा हो चुका है, अगर उनके पास कंप्यूटर नहीं है तो किसी भी तरीके से कंप्यूटर या लैपटॉप वो परचेज करें, रनिंग के अंदर रहे अगर आगे आपको काम करना है। तो ये तो है कि आपका एमएस ऑफिस वाला। लेकिन एक्सेल के साथ में एक चीज और है जो लगातार जोर पकड़ रही है, वो है टैली। मैं आपको ये भी समझा, अब से लगभग 6 महीने पहले तक मैं टैली की फेवर में नहीं था, उससे पहले भी कभी फेवर में नहीं रहा मैं, क्योंकि टैली पे जितना काम होता था ना उतना काम तो मैं एक्सेल पे करवा रहा था अपने बच्चों को।
टैली के अंदर बिलिंग होती थी, बिलिंग मैंने करवाना शुरू कर दिया एक्सेल के अंदर ऑटोमेटिक। लेकिन जब से टैली नया है ना, टैली प्राइम, तो बहुत सारी चीजें नई जोड़कर आई, तो मैंने जो है टैली को भी अप्रोच करना शुरू कर दिया। अब एक्सेल के साथ में, यानी कि आपके प्रोग्राम के साथ में जो एमएस ऑफिस है उसके साथ साथ में टैली का होना भी जरूरी है आने वाले वक्त के लिए, क्योंकि एक्सेल पर तो सारे स्टॉक एंट्रीज होंगी और बिलिंग के लिए हम टैली को ही यूज करेंगे। टैली का फायदा क्या था, थोड़ा सा मैं आपको ये भी समझा दूं। टैली एक ऐसा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, यहाँ थोड़ा सा एक बार हम आपका ये भी खत्म कर दूं। बहुत सारे लोग कहते हैं सर टैली सीखने के बाद हमें बैंक में जॉब मिल जाएगी। नहीं भाई, टैली का बैंक से कोई मतलब ही नहीं है। जमीन मतलब कहीं से कहीं दूर दूर तक नाता नहीं है टैली का बैंक से, ये आप समझ लीजिए। मेरे पास एडमिशन आते हैं, सर वो हमें बैंक में नौकरी करते टैली सिखा दो। मैंने यार टैली से बैंक का क्या मतलब है? टैली स्टॉक मेंटेन करने के लिए है, टैली सेल परचेज के लिए है, टैली में कितना माल आया, कितना माल गया, लोन क्या लिया, ईएमआई क्या दी, किससे कितना माल खरीदा, किस पे कितना खर्चा करा, ये सारा का सारा सब टैली में रखा जाता है। इसका बैंक से कोई मतलब नहीं है। बैंक का अपना खुद का एक सॉफ्टवेयर होता है। बैंक को अगर आपको नौकरी देनी होगी ना, वो एक्सेल के बेस पे देगा, वो आपको एमएस ऑफिस के बेस पे देखेगा। वो आपसे ये कहेगा कि जो उनके जो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है कि भाई आपको जो है मतलब एक एग्जाम पास करना है बैंकिंग का, बैंकिंग के एग्जाम के साथ साथ आपको कंप्यूटर का सर्टिफिकेट जमा कराना है एमएस ऑफिस वाला बेसिक। अब आपने वो जमा करा दिया और एग्जाम आप पास कर गए, तो बैंक है ना आपको आपके सर्टिफिकेट के बेस पे आपको कंप्यूटर का काम दे देगा। आपने देखा बैंक के अंदर बहुत सारे लोग कंप्यूटर पर बैठते हैं, बहुत सारे लोग वैसा काम करते हैं, दूसरे काम करते हैं। तो वो दूसरे काम करने वाले वो लोग होते हैं जो कंप्यूटर नहीं सीखे हुए होते हैं, लेकिन एग्जाम तो वो भी पास करके ना है। ठीक है, जिस तरीके से रैंक होती है ना, रैंक वाइज रैंक के हिसाब से जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं, ऐसे बैंक के अंदर भी रैंक के हिसाब से जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं। बाकी टैली जो ना वो बिजनेस के अंदर चलता है। इसमें एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है, जैसे मान लीजिए हमारा कंप्यूटर और हमारा सेंटर है, हम इसमें सेल परचेज का भी काम करते हैं। मैंने आज सुबह 500 माउस मंगाए। अब हर घंटे के अंदर, हर आधे घंटे में, 15 मिनट में मेरे माउस बिकते रहते हैं। तो जो मेरा स्टॉक है ना, जो मैंने टैली के अंदर एंटर करा है कि 500 माउस, और जैसे जैसे मैं बिल काटता जाऊंगा मेरे स्टॉक में से ऑटोमेटिक लेस होते चले जाएंगे। और लास्ट में जब आखिरी के अंदर जब हम क्लोजिंग करेंगे, अपनी दुकान बंद करेंगे, तो टैली के अंदर जाएंगे, वहां पे एक ऑप्शन होता है डे बुक। डे बुक पे जाके क्लिक करेंगे, वहां पे एक ऑप्शन होता है क्लोजिंग बैलेंस। वहां जैसे ही क्लिक करेंगे वहां पे निकल जाएगा कि भाई आज आपके पास माउस जो है 200 150 या इतने बचे, और इतने इतने बिक गए आपके पास, और इतना अमाउंट आ गया। ये टैली का फायदा है। तो आपके एमएस ऑफिस के साथ और प्लस एक्सेल के साथ में, अगर आप ग्राफिक में नहीं जाना चाहते तब की बात है, तो आप टैली जरूर सीखेगा। अब आती है हमारी ग्राफिक डिजाइनिंग वाले की। ठीक है, तो ग्राफिक डिजाइनिंग का जो कोर्स है ना, ये कोई नया नहीं उठाया है, ये पिछले 15-20 साल से चल रहा है और अगले 15-20 साल तक चलेगा। ये मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ। रीजन है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ना जब जब भी ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर इसको ना कैसे खत्म करने की नौबत आती है कि भाई ग्राफिक डिजाइनिंग अब खत्म हो जाएगा, तभी कुछ नया आ जाता है, कभी इसमें रेवोल्यूशन हो जाता है, मशीनें आ जाती हैं, नई नई चीजें आती है, डिवाइसेस आ जाते हैं, तो फिर ग्राफिक डिजाइनिंग फिर दोबारा से खड़ी हो जाती है। लेकिन ग्राफिक के लिए शर्त क्या है? ग्राफिक के लिए शर्त यह है कि आप कितने क्रिएटिव माइंड वाले हैं, आपके माइंड के अंदर कितनी क्रिएटिविटी है। अगर आपके माइंड के अंदर क्रिएटिविटी है तो आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीख सकते हैं, नहीं है तो फौरन वहीं खत्म कर दीजिए अपने दिमाग से कि आप ग्राफिक्स सीख भी पाओगे। ये आपके लिए फिर बनी ही नहीं है, आपके लिए फिर बना एमएस ऑफिस, टैली या जैसे दूसरे प्रोग्राम। हाँ, एक कोर्स है जो मैं सभी को ही मैं अप्रोच कर सकता हूँ, वो है डिजिटल मार्केटिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग के बारे में मैं आपको समझा दूं। डिजिटल मार्केटिंग का जॉब से तो भाई कोई नाता नहीं। हम लोग ज्यादातर ये सोचते हैं यार हम डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं और हमें जॉब मिल जाएगी। मिल भी जाती है, मैं मना भी नहीं कर रहा मैं, लेकिन हर बंदे को मिल जाए नहीं है, क्योंकि इसमें ना ज्यादा ऑप्शंस नहीं है जॉब के। ज्यादा ऑप्शन, जो सबसे ज्यादा ऑप्शन है मेरी निगाह में अब तक, वो है ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर। ग्राफिक डिजाइनिंग में एक ऑप्शन नहीं है, 1000 मौके हैं जॉब के, अलग अलग तरीके के इसमें ग्राफिक बनती है। अच्छा, आपकी सोच में, तो आप जितने भी लोग बैठे हुए हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग में क्या क्या हो सकता है जो आप थोड़ा बहुत जानते हैं? लोगो, विजिटिंग कार्ड, शादी कार्ड, पोस्टर, हैंडबिल, कैलेंडर, यही ना, ग्रीटिंग वगैरह, यही। ये ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं। पहली चीज तो सुन लीजिए, इसको बोलते हैं डीटीपी, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ग्राफिक डिजाइनिंग क्या है? ग्राफिक डिजाइनिंग ये है जो अब मैंने पीछे लगाया मेरा वो आर्ट गुरु का वो, ठीक ना, गोल्डन के अंदर एक्रेलिक, ये है ग्राफिक डिजाइनिंग जो मशीनों पे चल रही है।
इसके अंदर 2D और 3D मॉडल बनाए जाते हैं। मैंने एक दफा वीडियो दिखाई भी थी आपको, पूरी मशीन में दिखाई थी, जो पूरा आपका क्या बोलते हैं फ्लावर पॉट बना के दिखा रही है आपको, सेकंड में फ्लावर पॉट तैयार हो रहा है इसका। ठीक है, ग्राफिक डिजाइनिंग ये है। ग्राफिक डिजाइनिंग की जो हमारी बाइक खड़ी हुई ना, बाइकों पर जो स्टिकर्स लगे हुए हैं, उनका डिजाइन जो है साइड का, वो है ग्राफिक डिजाइनिंग। आप जो कपड़े पहन रहे हैं ना, जिसके ऊपर ये फूल पत्तियां छपी हुई हैं, ये है ग्राफिक डिजाइनिंग। आप जो बैंगल पहनती है ना चूड़ियां, उसके ऊपर जो टेक्सचर पड़े हुए होते हैं, वो है ग्राफिक डिजाइनिंग। जैसे कहा बुतों के ऊपर जो नग लगे हुए होते हैं, उसे ग्राफिक डिजाइनिंग कहा जाता है। हम जिस एरिया में रहते हैं ना, जाफराबाद जैसे एरिया में, लोकल एरिया में, इस एरिया के अंदर ग्राफिक डिजाइनिंग को लोग क्या कहते हैं, वेडिंग कार्ड, शादी कार्ड और पोस्टर खत्म, ग्राफिक। नहीं भैया, कहाँ हो तुम? मेरे पास सुबह लड़के आते हैं, नॉन मुस्लिम हो, देखिए नॉन मुस्लिम इस लाइन के अंदर बहुत आएंगे हैं। देखो हैरत की बात कितनी है, मैं आपको बताऊँ, मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको पता है ना, अल्हम्दुलिल्लाह आज उसके 1 करोड़ से ऊपर रीच हो गई है इसकी, ये आपको पता होना चाहिए। आपके अपने सर के इंस्टाग्राम आईडी 1 करोड़ से ऊपर के रीच हो चुके हैं। ये पहली बार इंस्टाग्राम की मेरे ख्याल से इतिहास के अंदर हो, क्योंकि कोई ग्राफिक डिजाइनिंग वाली वीडियोस जो है 1 करोड़ से ऊपर की रीच लगाई है, और 10-10 मिलियन पे लगातार पहुंच रही है मेरी, यानी कि 1 करोड़ को और पहुंच रही है मेरे बाकी की वीडियोस में। तो वो ऐसे ही नहीं पहुंच गई हैं, ठीक है, मैं कुछ नया दे रहा हूँ तभी तो पहुंच रही है ना। तो नया आपको करना है तो आपके लिए भी बहुत ऑप्शन है, टैग विद हार्डवेयर मैं अभी दिखाता हूँ। मैं दूसरी डिजिटल मार्केटिंग को मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप जो ना, जो जैसे आपके घर में भी बिजनेस में होंगे, है ना, आपको याद होगा जाफराबाद के अंदर एक काम था तो बहुत टॉप पे चलता था, हैंडीक्राफ्ट, और एक काम था खिलौने का, है ना। ये दो काम इतने टॉप पर थे, इसको करने वाले लोग जाफराबाद के करोड़पति लोगों में खिलाते थे, यानी कि रिच लोगों में, है ना। आज ये कहाँ है? आज ये कहीं नहीं है। आज अगर आप इनकी नस्लों को देखेंगे ना, तो कोई चाय की दुकान खोल के बैठा हुआ है, जिसमें थोड़ा बहुत पैसा था उसने जैकेट खोल ली, जिन पे ज्यादा पैसा नहीं था, यानी कि लेबर भी थे इसके लाइन के अंदर, तो वो अपने कोई बैटरी रिक्शा चला रहा है, तो कोई कुछ। मैंने देखा है, मेरे पास सामने एग्जाम्पल है, मेरे सामने के, तो कोई बैटरी रिक्शा चला रहा है, कोई चाय की दुकान खोल के बैठा हुआ। रीजन क्या था कि ये लोग टेक्नोलॉजी से जुड़े ही नहीं। इन्होंने अपने आप को टेक्नोलॉजी से जुड़ना पसंद ही नहीं करा। पैसा इनके पास बेशुमार था, इन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाना मुनासिब नहीं समझा। इन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया तो टेक्निक से रूबरू कराना मुनासिब नहीं समझा। रीजन यही कि हम चाहते ही नहीं है कि हम जो है ना मजदूर से ओनर बने। हमारे जाफराबाद में जींस जैकेट जितने भी हैं, ये भले भले ही ये लोग अपने आप को करोड़पति के हैं, मैं उनको मजदूर कहता हूँ, लेबर कहता हूँ उनको मैं, ये लेबर है, ये मजदूर है, ये बनियों के जैनियों के इनके मजदूर हैं ये। अभी बनियों जैनी इनसे हाथ खींच ले, सरदार इनसे हाथ खींच ले, ये रोड पे आ जाएंगे सारे के सारे। तो इनकी औलादों में वो हुनर ही नहीं है बिल्कुल भी, कहीं से कहीं तक भी कि एक मशीन को ऑपरेट कर सके ऑटोमेटिक ही। चाइना ने जींस और जैकेट की मशीन बना दी ऑटोमेटिक, इधर से कपड़े का रोला लगाया, साइज फिट करा ऑपरेटर ने, और जींस और जैकेट है सिल सिल के बाहर निकल रही है, सिर्फ सिल ले रही है, पैकेट होकर बाहर निकल रही है, पैक होकर। और तो इंडियन गवर्नमेंट ने उनको रोक दिया है कि भैया हम अभी इनको आने नहीं देंगे इंडिया में, वरना यहाँ तो भूखमरी फैल जाएगी। आधी से ज्यादा, आधी से 90% लेबर दिल्ली से गायब हो जाएगी। 90% लेबर दिल्ली से गायब होते ही क्या होगा? सारे बिजनेस ठप, सारे बिजनेस ठप होते ही क्या होना है? हाहाकार मच जाना है। लेकिन ये होगा, ये बात फैक्ट है। इसलिए अगर आपके घरों में कोई ऐसे काम चलते हैं, तो आप या आपके कोई भाई वगैरह है जो अगर आप नहीं चाहते हैं, तो आप उनको टेक्निक से जोड़िए, भैया टेक्निक से जुड़ो, ऐसी चीजें सीखो। नेट पे अगर आप वक्त निकालते हो ना, इंस्टाग्राम फेसबुक इनको छोड़ के थोड़ा सा वक्त इस पर भी निकालो कि दुनिया में नई चीज क्या आ रही है। मैंने जब ये हैंडीक्राफ्ट का जब काम खत्म होने वाला था ना, यकीन मानना, 1 साल पहले ये ऊपर वाले की गॉड गिफ्ट है मुझे कि मुझे आने वाली चीजों के बारे में 5-6 महीने पहले मालूम पड़ जाता है। उससे मैंने 5-6 महीने पहले स्पेस दी कि भैया हैंडीक्राफ्ट वालों, थोड़ा सा आप जो है टेक्निक से जुड़ जाओ, वरना मशीनें आ चुकी हैं, ये आपको काम खत्म कर देंगी। मालूम पड़ा सीएनसी बीएमसी मशीन इंडिया में आ गई, इनके आते के साथ हैंडीक्राफ्ट काम खत्म। पहले क्या होता था कि एक कटोरा बनाने में, तांबे का कटोरा, तांबे का कटोरा बनाने के लिए 10 बंदों की यूनिट काम करती थी। आज तांबे का कटोरा बनाने के लिए सिर्फ एक बंदा काफी है, सिर्फ एक। उसने तांबे की शीट लगाई, और लगाने के बाद कमांड दी, और कमांड के बाद सीधा कटोरा आधे घंटे में तैयार, नकाशी के साथ में, फूल पत्तियों के साथ में। ये चीज हुई। तो सीएनसी पीएमसी मशीन ये है। ऐसे ही ग्राफिक डिजाइन के अंदर लेजर मशीन आ गई। जिन, अब जैसे ये हमारे लेजर लगा हुआ है, यहाँ पर आर्ट गुरु लिखा हुआ है, ठीक है, और ये IZS लिखा हुआ है। इसको अगर मैं लेजर मशीन नहीं होती ना, तो पहले मैं इसका डिजाइन बनाता, प्रिंट आउट निकलता, फिर वो एक बड़ी सी लकड़ी के ऊपर उसकी छपाई करते, फिर उसकी कटिंग करते,
कटिंग करने के बाद फिर उसकी डाई बनती, फिर क्वांटिटी के अंदर बनते हैं। आज क्या होता है, सिर्फ डिजाइन बनाया, लेजर मशीन के ऊपर चढ़ाया, आरडी वर्क पे खोला और कमांड दे दी और काट काट खुद निकल जाता। लो, 4-5 बंदों का काम एक बंदे ने कर देना पूरा ये। तो लेकिन ये पॉसिबल, मतलब अगर मैं यहाँ लाइन में टिका हुआ हूँ ना, मैं क्यों टिका हुआ हूँ, मैं, मेरे साथ तो और भी बंदे हैं, दुनिया ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर है, बहुत सारे लोग सेंटर पे खोल के बैठे हैं। मैं अगर अलहमदुलिल्लाह तरह पॉपुलर हो गया, क्यों? क्योंकि मैंने टेक्निक से जुड़ना पसंद करा, जो नई चीज आई ना मैंने उसको एक्सेप्ट करा, उसको देखा मैंने से। इसलिए आपको भी देखना पड़ेगा, अगर आपको जॉब करनी है, अच्छा काम करना, अच्छा बिजनेस करना है, तो आपको नई नई चीजें आपको सीखना पड़ेंगी हर हालत में। तो जो आपका ना डिजिटल मार्केटिंग, ये आपके आपके बिजनेस के ग्रोथ के लिए है। अभी आप हमें देखोगे ना, आप हमें हर जगह नंबर 1 पाओगे। आप गूगल पे जाइए, आप डालिए नियर बाय कंप्यूटर सेंटर, सबसे पहले वो हमें दिखाएगा। नॉर्मली किसी से पूछते भी है ना, तो सबको आपका पता है। और देखा, ऊपर वाले की मेहरबानी है, ठीक है। अभी आप गूगल पे जाते हैं तो वहां पर आप जाते हैं नियर बाय कंप्यूटर सेंटर, ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं। आप इंस्टाग्राम पे जाते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग, तो सबसे पहले टैग विद गार्ड वहां पर आ जाता है। आप यूट्यूब पे जाएंगे, वहां मिलेंगे। यहाँ तक कि आप इंटरनेट के किसी भी फील्ड में चले जाइए, वहां वहां सबसे पहले हम अल्हम्दुलिल्लाह आपको मिलेंगे। हमने डिजिटल मार्केटिंग का यूज अपने आप को ग्रोथ करने के लिए किया। ग्रोथ करने का फायदा ये हुआ है कि पूरी इंडिया तो छोड़िए, इंडिया के बाहर से भी लोग अप्रोच कर रहे हैं, सर क्लास लीजिए, ऑनलाइन क्लास शुरू कीजिए। जो अगर हम ऑनलाइन नहीं कर रहे ना, तो बंदों को हमने इतना मजबूर कर दिया कि वो बंदे ना सफर तय करके यहाँ पर आ रहे हैं। मेरे पास 2 लड़के आते हैं, दोनों नॉन मुस्लिम है, सुबह आते हैं। एक आता है आजादपुर से और एक आता है उत्तम नगर से। दोनों बिजनेस वाले हैं, मतलब ऑलरेडी ग्राफिक डिजाइनर हैं, लेकिन उनको ज्यादा इंप्रूव करना है। तो उन्होंने यहाँ पर 3-3 महीने के लिए एडमिशन लिया स्पेशल क्लासेस के लिए। दो दो बंदे हैं बिहार से, वो आ रहे हैं, अभी 2-4 दिन के अंदर आ जाएंगे। उनको हमने रूम दिलवा दिया, हमने यहाँ पर जो है, और कह रहे सब बस हम सेट, हमने यहाँ सीखना, रूम दिलवा दीजिए। मतलब बिहार से बंदा यहाँ सीखने का आने के लिए तैयार करा, और एक बंदा भी सीख के गया राजस्थान का। तो हमने उनको इतना मजबूर कर दिया कि अगर हम ऑनलाइन नहीं ले रहे हैं ना, तो बेटा तुम यहीं आओ। तो आप इसकी मीनिंग समझ रहे हो कि आप अपने अंदर वो गट्स पैदा कर लीजिए कि लोग आपको जॉब के लिए ढूंढें, कि नहीं भाई मुझे तो फला ही बंदा चाहिए या फला ही लड़की चाहिए ऑपरेटर के लिए, मुझे उससे अच्छा कोई काम करने वाली है ही नहीं है, ऐसे ऑपरेटर चाहिए मुझे। तो वही मैं आपसे कहता हूँ कि आप एमएस ऑफिस के साथ साथ में इन चीज़ों के अंदर भी एक्सपर्ट हो जाइए। ईमेल अच्छे से आपको आना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से आनी चाहिए। आप देखिए, डिजिटल मार्केटिंग अगर आपके बिजनेस अच्छे हैं तो जरूर सीखिए, अपने घर में किसी ना किसी को सिखा दीजिए। आने वाले 2 साल जो डिजिटल मार्केटिंग को नहीं सीखेगा, उसका बिजनेस ऊपर नहीं उठेगा। भाई हम जाफराबाद को कब तक टारगेट कर लेंगे अपने काम के लिए? अभी तक जाफराबाद में क्या था कि भाई कपड़े के लिए मशहूर हो रहा था बहुत ही, है ना, जैकेटों के लिए। आस्ते आस्ते जैकेटें और कपड़े वाले दूसरे एरियो के अंदर भी खुलने लगे, नॉन मुस्लिम एरियो के अंदर भी खुलने लगे वहां पर भी। अब आपकी क्वालिटी और आपकी वैरायटी में बताने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। जब बंदा यहाँ पर आएगा तभी तो मालूम पड़ेगा कि आप कितने अच्छे हैं। जब उसको यहाँ आने ही नहीं दिया जाएगा, उसको वहां बाहर रोक लिया जाएगा, तो आपको क्या पता, तो लो जैसा मर्जी करना है आपको। तो इसके लिए आपको डिजिटल होना पड़ेगा। डिजिटल होने के लिए आपको हर जगह मौजूद होना है, यानी सोशल मीडिया पर भी होना है, इंटरनेट पे कोने कोने पर आपको मौजूद होना है, कि जब बंदा किसी चीज के लिए ना नेट खोले, क्या ये चीज चाहिए, तो उसमें आपका नाम भी दिखना चाहिए। इसी का नाम डिजिटल मार्केटिंग है। अपने बिजनेस को ग्रोथ करना, जो मेरे हिसाब से जो 1-2 साल के अंदर डिजिटल मार्केटिंग को नहीं सीखेगा, उसका बिजनेस ठप होना तय है। वो कमाएगा तो सही। देखो मेरा कहना यह है कि रिस्क देना और रोजी देना मेरा रब का काम, मेरा अल्लाह का काम, ठीक है। आप यकीन मानिए कि मैंने लगभग जो है 18 से 20 साल हो जाएंगे सेंटर खोले। 18 से 20 साल के अंदर मैंने 20,000 रुपये खर्च नहीं करे पब्लिसिटी के ऊपर। मेरी पब्लिसिटी आप लोग हैं, आप लोग यहाँ से सिक्के निकले, आपने 10 करोड़ बताया, उन्होंने 10 करोड़ बताया, मैंने आपको अच्छा दिया, लेकिन आपको माहौल चेंज हो रहा है। तो हमसे ये तो नहीं कहा गया ना, या हमारे दिन ने या हमारे इस्लाम ने हमसे ये तो नहीं कहा कि आप डिजिटल मत हुई। हमसे ये तो नहीं कहा कि यार अल्लाह ही रोजी देने वाला, बस बैठ जाओ चुपचाप। नहीं, जो तरीके हैं वो उनको भी आजमाना है, ठीक है। रोजी का जो देने वाला है वो हमारा रब है, और वही रोजी देगा, चाहे हम कितना हाथ पैर मार ले तब भी कुछ नहीं होना। लेकिन जो एक तरीका माहौल के अंदर शामिल हो गया है, उसको तो हम अपनाएंगे ना। वरना लोग दुकानों के ऊपर बोर्ड क्यों लगा रहे हैं, ना लगाए उसे भी। मैं सिंपल सा लॉजिक है कि आपने अपनी दुकान पे क्यों लिखा दिया कि हाँ भाई ये शमशाद हलीम वाला, या फला फूड वाला, या फला रेडीमेड गारमेंट्स, तो वो बोर्ड में उतार के रख दीजिए साइड के अंदर। अगर आपको इतना हुआ है तो आप लगाते हैं ना, जान मतलब लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को बताने के लिए। तो इसी तरीके से आपको डिजिटल मार्केटिंग में सीखना पड़ेगी, अपने नाम को आगे बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। अब डिजिटल मार्केटिंग में जो एक सबसे अहम हिस्सा होता है ना, वो होता है वेबसाइट। तो
पहले वेबसाइट बनती थी कोडिंग के जरिए, जिनको मैंने एक्सेल करा दिया है और कोडिंग करा दी है। उन्हें पता नहीं कोडिंग आसान है मुश्किल। हाँ बताइए, जिन जिनने कोडिंग कर ली है, मैंने आपको पास 5% कोडिंग कराई है, अगर देखा जाए तो वो आसान थी मुश्किल थी? मुश्किल ही थी। एक डॉट भी अगर आप भूल गए तो आप अटक गए। अब लगे पड़े हैं घंटे के अंदर जाके वो कहीं पे एक डॉट हमें मिल रहा है उसके अंदर। कई कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि मैंने पूरी फाइल खत्म करवा दिया, खत्म कर दोबारा करो, कौन लगेगा इसके अंदर? तो कहाँ वेबसाइट के लिए तो हम 15-20 पेज की कोडिंग करनी होती थी। 15-20 पेज की कोडिंग के बाद है ना, तब जाके एक वेबसाइट बनती थी, और वो भी ऐसी नहीं बनती थी। लेकिन जब से डिजिटल मार्केट के अंदर एआई शामिल हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसने तो नक्शा ही बदल दिया भाई आपके वेब डिजाइनिंग का। मतलब इतना आसान कर दिया हमारा काम कि मजा आया इसके अंदर। मैं आपको अपनी वेबसाइट दिखाता हूँ, हमने ऐसी मेथड पे खुद की अपने खुद क्रिएट करी है। हमारी वेबसाइट भी ना अलहमदुलिल्लाह सारी वेबसाइट में अलग दिखेगी आपको। तो हमने डिजिटल मार्केटिंग वाले कोर्स में एआई की हेल्प से बनाई है। किससे भेज रहे हो? ठीक है। देखिए ये हमारी वेबसाइट है, इसके अंदर हमने इसका वो देखिए व्यू है ना, पीछे चेक, यहाँ से एडमिशंस क्लिक करेंगे आप सीधे मेरे व्हाट्सएप कनेक्ट हो जाएंगे एडमिशन के लिए। नेक्स्ट ये देखिए सारी डिटेल्स आ रही हैं, ठीक है ना। इस पे इसके नीचे आ जाते हैं कोर्सेस, इसके नीचे आइएगा हर व्यूज को देखिए। मतलब साइड में ना मजा आया लोगों को खोलने के अंदर, ऐसा नहीं अजीब सी लग रही है बस थकी थकी सी। इसके नीचे और देखेंगे भी हम, यहाँ पर ये व्यूज आ रहे हैं, यहाँ पर जो स्टूडेंट हमें व्यूज देंगे उनके व्यूज यहाँ पर है। अगर कोई व्यू पढ़ना चाहता है और भी, तो और भी व्यूज यहाँ पर मिल जाएंगे इसके अंदर, है ना।
ये लोगों के हमने कुछ वीडियो डाल दिए हैं यहाँ पर। इसके नीचे आएंगे, सेंटर किसमें है, एमएसपी यानी कि भारत सरकार के अंडर में चल रहा है, ठीक है। आपका जो सेंटर है ना प्राइवेट नहीं है, आपका संगठनों में ही है। वो अलग बात है कि मैंने यहाँ बोर्ड पे जो है लिख नहीं रखा है कि ये सरकारी है, ये प्राइवेट है। आपकी डिप्लोमा जो आपको मिलता है सर्टिफिकेट, उसकी पूरी पूरी वैल्यू है इंडिया के अंदर भी और आउट ऑफ इंडिया के अंदर भी। आप गवर्नमेंट सेक्टर में लगाइए, प्राइवेट सेक्टर में लगाइए, सब जगह वैलिड है ये, क्योंकि यही लोगो आपके सर्टिफिकेट पर भी लग कर जाता है भारत सरकार का। इसके अलावा यहाँ देखिए नीचे की साइड में, ठीक है, नीचे यहाँ पर हमने हेल्प के लिए दे दिया है, नंबर दे दिया है, टाइमिंग दे दी है यहाँ पर। और इसके साइड में ये देखिए फेसबुक पे जाना है या यूट्यूब पे जाना है यहाँ पर, या इंस्टाग्राम आईडी पे जाना है, तो हम सीधे उसी आईडी पे चले जाएंगे जहाँ पर हमारा वो ऑप्शन है, ठीक है। तो अगर आप फ़ोन से क्लिक करेंगे तो फ़ोन में तो इंस्टाग्राम इंस्टॉल हुआ होता है, तो डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर आ जाएंगे यहाँ पर आप। ये देखिए यहाँ पर मैं आ गया इंस्टाग्राम के ऊपर। अब इंस्टाग्राम के जो यहाँ पर है ना मेन वो क्वेरीज हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, दिख रही है सब आपको। ये चैनल है जी हमारा, ये इंस्टाग्राम पे टैग विद गुरु के नाम से। ये 258 पोस्ट है इसके ऊपर, 181, ठीक है, यानी कि 1,81,000 फॉलोवर्स हैं इसमें। और 3 फॉलोइंग मैंने कर रखे हैं, ज़्यादा नहीं कर रखे इसके अंदर मैंने। और 1 करोड़ से ऊपर इसकी रीच पहुंच चुकी है। ये पूरा चैनल है आपको, ये हमारा वेबसाइट पर सब कुछ मिल गया है। ये हमने बनाया किससे और महज कितने दिनों में बनाई। अगर एआई नहीं होता ना, मतलब जो सिस्टम हम सिखा रहे हैं अपने सेंटर के अंदर, अगर उस मेथड से मैं इसको नहीं बनाता हूँ तो मेरे ख्याल से 2 महीने मुझे लगते हैं इतनी वेबसाइट बनाने के अंदर। लेकिन क्योंकि हमने एआई का इस्तेमाल करा, डिजिटल मार्केट के अंदर तो सॉफ्टवेयर का हमने इस्तेमाल करा, और महज 1 हफ्ते के अंदर ये हमने तैयार कर। इसी के अंदर आप शॉपिंग का भी ऑप्शन जुड़ जाएगा। अगर कोई शॉपिंग वाला बंदा चाहता है कि हमारा प्रोडक्ट देखें और देखने के बाद हमें ऑर्डर कर दे, ऑर्डर करेगा, पैसे भी उसके हाथ पे हाथ वहीं से हमें पे कर देगा, तो उसके पैसे कट जाएगा और हमें मालूम भी पड़ जाएगा कि फला पार्टी के पैसे आ गए, उसने ऑर्डर बुक करा, उसके घर पर हमें ये ऑर्डर भेजना। ये चीज़ें भी हमने इसके अंदर आने वाले टाइम पे हम ऐड करेंगे अलग अलग साइट के अंदर। तो डिजिटल मार्केटिंग का यह फायदा है। अगर आपके बिजनेस ऐसे हैं, कपड़ों का बिजनेस है, हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस है, या कोई आप ब्यूटी प्रोडक्ट बनाते हैं और बिजनेस ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो आपको ना ऑनलाइन तो आना ही पड़ेगा हर हालत में, यानी कि डिजिटल आपको बनना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको डिजिटल मार्केटिंग, इसकी मैं आपकी फीस समझा दूँ मैं। आमतौर पर इसकी फीस 40,000 से ऊपर चलती है। यमुना बिहार जाएंगे तो वहाँ 40 से ऊपर ही है इसकी फीस। और अगर हम साउथ एक्स वगैरह पहुँच जाएँ तो वहाँ तो कहने ही क्या, वहाँ तो फिर 1-1 लाख से ऊपर भी फीस जाएगी, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीज़ इसके अंदर जोड़ दी है। लेकिन हमने ये जो कोर्स शुरू करा है, 4 महीने का कोर्स है, 15,000 रुपये इसकी हमने फीस रखी है। और डायरेक्ट जो पॉइंट है ना, हमने वो पकड़ा है। आलतू फालतू सारी चीज़ें इसमें से खत्म कर दी हैं कि हम आपको ग्रूमिंग क्लास कराएंगे, हम आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कराएंगे, हम आपको फला फला कराएंगे। तो उससे हमारा क्या मतलब है, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। मतलब है हमारा अपना ऑनलाइन प्रोडक्ट को ऑनलाइन करना, ठीक है। तो हमने वो चीज़ें इसके अंदर रखी, 4 महीने के अंदर कोर्सेज आपका कंप्लीट हो जाता है। और ये आप अपनी वेबसाइट खुद बना सकते हैं, जिसके अंदर हमने आपको ये भी बताया है कि वेब होस्टिंग क्या होती है और डोमेन नेम कैसे लिया जाता है, यानी कि आप ए टू जेड काम खुद कर सकते हैं। क्लियर है भाई सारी चीज़ें। तो आज की क्लासेस फिलहाल इतनी आज के लिए, ठीक है ना। अगली क्लासेस के अंदर मैंने आपको प्रिंटिंग के ऊपर बोला है कि हम आपको स्कैनर से कैसे स्कैन करते हैं प्रोडक्ट, और प्रिंट से कैसे हम प्रिंट आउट निकालते हैं, और कौन सा प्रिंटर अगर आप घर पे यूज़ करना चाहते हैं तो कौन सा प्रिंटर आप अपने घर पे यूज़ करेंगे, क्या अलहमदुल्ला आपको बताओ, ठीक है।